नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में भारतीय इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 10वां पार्ट लेकर आ गया हूं, जो कि आपके आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आने वाले RRSC ग्रुप डी एग्जाम के लिए GK, GS, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ और जीके करंट और साइंस मिक्स के डेली वीडियो आपको चैनल के माध्यम से मिल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारा एक और चैनल है ओम जायसवाल। आप इस चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको साइंस टॉपिक वाइज, जीके टॉपिक वाइज, मैथ टॉपिक वाइज और जितने भी दोस्तों टॉपिक वाइज वीडियो हैं सारे सारे ओम जायसवाल चैनल से मिलेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मूर्ति कला का गांधार स्कूल निम्न शैलियों का एक सम्मिश्रण था। आपको बताना है जो मूर्ति कला का गांधार स्कूल था वह इनमें से किस शैलियों का एक सम्मिश्रण था। इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारतीय एवं ग्रीक शैलियों का। आपको बता दें दोस्तों कि मूर्ति कला का गांधार स्कूल भारतीय एवं ग्रीक शैलियों का सम्मिश्रण था और गांधार कला में सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किया गया था और मथुरा कला भारतीय शैली की कला थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, वीठपाल तथा धीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार किस युग से संबंधित थे। आपको बताना है जो ये दो महान कलाकार थे वीठपाल और धीमन, वह किस युग से संबंधित थे। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी पाल युग। आपको बता दें दोस्तों कि जो 9वीं शताब्दी में बंगाल के पाल राजाओं के समय वीठपाल और धीमन दोनों प्रसिद्ध कलाकार एवं मूर्तिकार थे और ये नालंदा के निवासी थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी नरसिम्हा देव प्रथम। आपको बता दें दोस्तों कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं सदी के गंग शासक नरसिम्हा देव प्रथम ने करवाया था और उड़ीसा में स्थित कोणार्क मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है, जिसे सामान्यतः काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। और इस मंदिर के आधार पर 12 चक्र निर्मित हैं और 12 चक्र 12 राशियों के प्रतीक हैं और सूर्य के 7 घोड़े उसकी किरणों के रंगों के प्रतीक हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्न में से किसने 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से किसने 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी मोहम्मद बिन कासिम। आपको बता दें दमिश्क के खलीफा वलीद और उसके ईरानी गवर्नर हज्जाम ने 711 में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान सिंध पर किया था, परंतु वह पराजित हुआ और मारा गया। और इसके पश्चात 712 ईस्वी में हज्जाम ने सिंध विजय का दायित्व मीर कासिम को सौंपा और वह वीर और कुशल सेनानायक था। उसने सिंध के शासक दाहिर को पराजित करके सिंध पर अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत का इस्लाम के साथ पहला संपर्क कब स्थापित हुआ था। आपको बताना है कि जो इस्लाम था उसका संपर्क भारत के साथ कब स्थापित हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी मालाबार तट पर अरब व्यापारियों के आगमन पर। आपको बता दें दोस्तों कि मीर कासिम के सिंध आक्रमण से पूर्व खलीफा उमर के समय में 636 ईस्वी में बम्बई के निकट ठाणे की विजय के लिए एक अभियान भेजा गया, परंतु वह असफल रहा था और इसी अभियान के दौरान भारत के लोग सर्वप्रथम इस्लाम के संपर्क में आए थे। आगे देख लेते हैं दोस्तों आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए हमने गणित के 500 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक ई बुक तैयार करवाया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ई बुक है आपके आने वाले रेलवे ग्रुप डी 2022 के लिए। तो दोस्तों इस ई बुक में जितने भी 500 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सुपर गेस साइज क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आप इस ई बुक को जरूर से जरूर ले लीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हमारा एक और ई बुक है 70 प्लस महत्वपूर्ण टॉपिक का ऑल इन वन टॉपिक है दोस्तों। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं जो आपके आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ना हो, सारे सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आप इस ई बुक को भी ले लीजिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों
महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, आपको बताना है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 17 बार। आपको बता दें कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और उसका सबसे पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में हुआ, जिसमें वह कुछ सीमांत किलों पर अधिकार करने में सफल रहा और उसके बाद उसने हिंदू शासी शासक जयपाल को परास्त किया, जिसे उसके इतिहासकारों ने ईश्वर का शत्रु लिखा है। और उसका अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में सिंध के जाटों पर हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। महमूद गजनवी ने आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था? आपको बताना है कि जो महमूद गजनवी का आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी राजा जयपाल। आपको बता दें कि महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाले भारतीय शासक राजा जयपाल थे और 27 नवंबर 1001 को पेशावर के निकट जयपाल व गजनवी के बीच युद्ध हुआ, जिसमें जयपाल पराजित हुए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यदि आप रेलवे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी दोस्तों लेके आ गया है अभ्यास रेलवे ग्रुप डी का बैच, जो कि 5 जनवरी से स्टार्ट है, जो आपको पूरा सिलेबस दोस्तों आपको कवर कराएगा, जो टॉप एजुकेटर के माध्यम से कवर किए जाएंगे। आपको सारे नोट्स हिंदी और इंग्लिश में दिए जाएंगे और आपको रेज हैंड जो कि करने का फीचर भी अवेलेबल रहेगा। इसके साथ दोस्तों एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए स्पेशली बैच दोस्तों 5 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, लक्ष्य बैच, जिसमें आपका कंप्लीट प्रिपरेशन कराया जा रहा है। तो आप इसके थ्रू कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं आरआरबी सीबीटी 2 के। एंड दोस्तों एक नया फीचर भी ऐड किया गया है रेज हैंड। क्लास के दौरान आप सिंपली एजुकेटर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, इसका भी आप फायदा ले सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शन आप अभी ले लीजिए और दोस्तों इस कोड का इस्तेमाल करेंगे अगर आप OJ10, इससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान भारत में महमूद गजनवी के साथ जुड़ा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मैक्सिमम बार रिपीट भी हुआ है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विद्वान था जो भारत में महमूद गजनवी के साथ जुड़ा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अल बरूनी। आपको बताएं दोस्तों कि यह प्रसिद्ध अरब यात्री अल बरूनी महमूद गजनवी के सोमनाथ पर आक्रमण के समय भारत आया था और वह महमूद गजनवी का दरबारी कवि एवं इतिहासकार था। इसे संस्कृत का अच्छा ज्ञान था और यहाँ रहते हुए उसने खगोल विद्या, ज्योतिष, प्राकृतिक विज्ञान, धातुशास्त्र, पुराण और चिकित्सा शास्त्र व रसायन शास्त्र आदि विषयों का विस्तृत अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैक्सिमम बार ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आपको बताना है कि जो शाहनामा आत्मकथा था उसके लेखक कौन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी फिरदौसी। आपको बता दें शाहनामा के लेखक फिरदौसी थे और वे महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। इसके अतिरिक्त अन्य विद्वान जो गजनवी के दरबार में थे अल बरूनी, फराबी और बैराकी इत्यादि थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो तराइन का प्रथम युद्ध वह कब हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 1191 ईस्वी में। आपको बता दें कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में थानेश्वर के समीप तराइन के मैदान में दिल्ली तथा अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था और इसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राजपूत राजा था जिसने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बघेल भीम। आपको बता दें कि 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया और उस समय वहां बघेल वंशीय शासक भीम द्वितीय का शासन था और आबू पर्वत की तलहटी में उसने गोरी को पराजित कर दिया और यह गोरी की भारत में प्रथम पराजय थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था कुल, आपको बताना है जो दिल्ली सल्तनत था कुल कितने राजवंशों द्वारा शासन किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 5 राजवंशों द्वारा। आपको बता दें कि दिल्ली सल्तनत पर क्रमशः शासन करने वाले 5 राजवंश गुलाम राजवंश थे, खिलजी राजवंश, तुगलक राजवंश, सैयद वंश और लोदी वंश। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कुतुबुद्दीन किसका गुलाम था?
आपको बताना है जो कुतुबुद्दीन था वह किसका गुलाम था। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी मोहम्मद गोरी। आपको बता दें दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था और गोरी के बाद उसके भारतीय साम्राज्य का स्वामी कुतुबुद्दीन ऐबक ही हुआ था और 1208 ईस्वी में ऐबक को दासता से मुक्ति प्राप्त हुई और ऐबक लाख बख्श व कुरान ख्वा के नाम से प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। अभी भी मैंने बताया आपको बताना है जो भारत गुलाम वंश था उसका संस्थापक कौन था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। आपको बता दें दोस्तों कि भारत में गुलाम वंश के संस्थापक के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है और यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। उसने दिल्ली सल्तनत पर 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया था और 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा शासक दास राजवंश से संबंधित है। आपको बताना इनमें से कौन सा शासक है जो दास राजवंश से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी इल्तुतमिश। आपको बता दें दोस्तों कि इल्तुतमिश दास राजवंश से संबंधित है और वह इलबरी तुर्क था और हुमायूं तथा अकबर मुगल, जो हुमायूं और अकबर है मुगल राजवंश से तथा अहमद शाह अब्दाली यह अफगान वंश से थे। हुमायूं ने इल्तुतमिश ने दोस्तों इक्ता प्रथा को प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित शासकों में से गुलाम वंश से संबंध रखने वाला कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट यह भी क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शासक गुलाम वंश से संबंध रखने वाला था। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी इल्तुतमिश। आपको बता दें दोस्तों कि 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश का अधिकार रहा और इल्तुतमिश ने 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था और सुल्तान बनने से पूर्व वह बदायूं का गवर्नर था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट यह भी क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इल्तुतमिश। आपको बताया भी मैंने कि कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली की गद्दी पर इल्तुतमिश बैठा था और अजमेर की मस्जिद का निर्माण भी इल्तुतमिश ने ही करवाया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, छोटा बालक तेमुजीन बड़े होने पर कहलाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो छोटा बालक तेमुजीन बड़े होने पर क्या कहलाया था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी चंगेज खान। आपको बता दें दोस्तों कि चंगेज खान का वास्तविक या प्रारंभिक नाम तेमुजीन था और चंगेज खान मंगोलिया का निवासी था। चंगेज खान ने मंगोलों की एक सुसंगठित सेना तैयार की और उसने गजनी और पेशावर पर अधिकार कर लिया और ख्वारिज्म वंश के शासक अलाउद्दीन मोहम्मद को हराया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको बताना है कि दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन है। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी रजिया सुल्तान। आपको बता दें दोस्तों कि दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी और रजिया ही एकमात्र मुस्लिम स्त्री थी जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी और यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। उसने 1236 से 1240 ईस्वी तक गद्दी पर दिल्ली का शासन किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो कुतुब मीनार है उसके निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी इल्तुतमिश। आपको बता दें कुतुब मीनार जिसका ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1192 ईस्वी में प्रारंभ किया को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है। आपको बताना है कि इनमें से कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी 238 फीट।
आपको बता दें दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार की काकी की स्मृति में कराया गया था। ऐबक इस इमारत की 4 मंजिलों का निर्माण कराना चाहता था, पर एक मंजिल के निर्माण के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई थी, जबकि शेष मंजिलों का निर्माण इल्तुतमिश ने 1231 ईस्वी में करवाया था। इसकी ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो 237.8 फीट लगभग 72.5 मीटर ऊंचा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की? आपको बताना है कि जो बाजार नियंत्रण प्रणाली था उसे किसने प्रारंभ की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अलाउद्दीन खिलजी ने। आपको बता दें कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली प्रारंभ की थी और अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण के विषय में जानकारी तारीख ए फिरोज शाही के नामक ग्रंथों में भी मिलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज को भारत में निम्न में से किसने प्रारंभ किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। जो पारसी पर्व है नवरोज, उसको भारत में निम्न में से किस शासक ने प्रारंभ किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी बलबन। आपको बता दें कि प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज को भारत में बलबन ने प्रारंभ किया था और बलबन 1266 से 1287 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान रहा। इसके अलावा उसने सिजदा और पाबोस की प्रथा का अपने दरबार में शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू की थी? आपको बताना है कि जो मूल्य नियंत्रण नीति थी वह किसके भले के लिए लागू की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी सैनिकों के लिए। आपको बता दें कि इतिहासकार परमास सारण के अनुसार अलाउद्दीन के मूल्य नियंत्रण का उद्देश्य न्यूनतम वेतन द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा सैनिकों को रखना था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो राजस्व सुधार था उसको सर्वप्रथम किसने चलाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अलाउद्दीन खिलजी ने। आपको बता दें दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने केंद्रीय शासन व्यवस्था की दृष्टि से संपूर्ण भू राजस्व एवं राज्य वित्त व्यवस्था का व्यापक रूप से पुनरावलोकन किया और उसने अपने व्यापक अधिनियमों के द्वारा उन्हें नया स्वरूप प्रदान करके चलाया था और भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान का निर्धारण करता था और बिस्वा को पैमाइश की मानक इकाई निर्धारित किया था। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जो बताएगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि हम लगातार आने वाले ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी चैनल के माध्यम से करा रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।